मुद्गाणम् आयुरीयाणम् नमो वज्रायाम् नमो सर्वसाहुनम् मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भैया आवाज नहीं आ ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आवाज नहीं आ रही? अब आ गई। आ रही है भैया, ठीक आ रही। क्लियर नहीं है? सही आ रही है भैया, एकदम क्लियर। चलिए, आ गई भैया, अब आ गई। अपनी रिवीजन चल रही थी। ठीक है, मध्यलोक का वर्णन, अध्याय 3। अब यहाँ 14 नदियों के नाम बताए। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्ण, रूप, कूला, रक्ता, रक्तोदा, सरित, स्तन, मध्यगः। ठीक है, उनके मध्य में माने जो 7 क्षेत्र थे, हर एक क्षेत्र के मध्य में 2-2 नदियां बहती, पहली पूर्व में और दूसरी पश्चिम की ओर। गंगा भरत क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर बहकर लवण समुद्र में जाके मिलती है। सिंधु पश्चिम की ओर, ऐसी अगले क्षेत्र में रोहित पूर्व की ओर, रोहितास्य पश्चिम की ओर। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, माने इन 2-2 नदियों में से पूर्वा माने पहले वाली, पूर्वगाः पूर्व दिशा की ओर गमन करती है। शेषास्त्व परगाः, यानी शेषा माने बाकी जो नदियां बची वो अपरगा, अपर यानी उससे अपोजिट। पूर्व था पहले तो अपर हो गया पश्चिम। ठीक है, पश्चिम समुद्र की ओर जाती है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादियों नद्य, गंगा सिंधु आदि नदियों की मैंने प्रत्येक नदी की 14,000 परिवार नदियां होती हैं। भैया जी भैया, आपने अपर का मतलब अपोजिट बताया है ना? दूसरा पक्ष। तो जो वो आता है मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पर अपर गुरुओं द्वारा, उसका क्या मतलब होता है? वहां पर का मतलब अपोजिट नहीं है, वहां पर का मतलब है उत्कृष्ट, पर का मतलब उत्कृष्ट और अपर का मतलब अनुत्कृष्ट। तो वहां पर गुरुओं के द्वारा ये होगा कि जैसे सर्वज्ञ तीर्थंकर हैं, वो उत्कृष्ट गुरु हैं। अब उनकी परंपरा में जो नीचे तक आ गए अभी हमारे जो पिछले, ठीक है, इस प्रकार पर का मतलब दूर के भी होता है, तो अपर का मतलब पास के हो जाएगा, माने काल से दूर। जो अपर शब्द है ना, परा शब्द उत्कृष्ट के अर्थ में है, तो अ लगा दिया तो अपरा वो निकृष्ट यानी जगन्य के अर्थ में आ गया। कहीं भी जो इंग्लिश में अदर का मतलब होता है, ठीक है, अदर, और यहाँ ठीक है भैया, प्राकृत में ठीक है। होता है इधरा, इधर प्राकृत में उसको लिखते हैं इधर, और संस्कृत में अथवा तत्सम हिंदी शब्द में उसी के लिए अपर शब्द आता है। जैसे यहाँ है ना अपर, और भी कई जगह बहुत जगह आया है। देखिए विदेश क्षेत्र का थोड़ा सा, समझ आ गई भैया, समझ आ गई। विदेश क्षेत्र में 32 नगरिया होती है। देखिए 32 नगरिया कैसी, 4 होते हैं वक्षार पर्वत। आप देखिए 1, 2, 3, 4, इन 4 वक्षार पर्वतों के बीच में 3 नदियां, ठीक है। और प्रारंभ में ये भद्रशाल वन की वेदी, इसका नाम क्या था, देवारण्य वन की वेदी। ठीक है, अब देखो इस प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्टीशन हो गए। लेकिन इन सब में बीच बीच में विजयार्थ पर्वत है, ये विजयार्थ पर्वत है, विजयार्थ पर्वत है। ठीक है, ऐसे ही हर एक के अंदर 2-2 नदियां बह रही, जैसे गंगा सिंधु नदियां बहती हैं।
तो एक एक जो विधेय है उसमें भी 6 खंडों की रचना हो जाती है, 2 नदियों से और बीच में विजयार्थ से। अच्छा, अब ये देखिए, ये गंगा नदी बह रही थी, तो गंगा नदी के उत्तर में जैसे हमने 8 नगरिया देखी, उसी प्रकार गंगा नदी के दक्षिण में भी 8 नगरिया हैं। तो 8 और 8 16, ये सुमेरु के पूर्व दिशा की ओर थी। इसी प्रकार सुमेरु के पश्चिम दिशा में भी 16 नगरी हैं। तो 16 16 32 नगरी। ये एक मेरु संबंधी है। 5 मेरुओं की कितनी हो गई? 32 पंजे 160। 160। ठीक है। अब देखो, प्रत्येक वक्षार पर्वत के नदी की ओर वाले भाग पर, नदी की ओर वाले भाग पर मतलब जैसे वक्षार पर्वत है तो इस तरफ ये नदी बह रही है ना, कौन सी? सीता नदी। तो इस तरफ, ऐसे सबके इस तरफ, और इन वाले जो वक्षार है उन पे इस तरफ, जो नदी की तरफ वाले भाग में दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये दिखा रहे हैं मंदिर, इसका इधर, इसका इधर। तो 32 नगरियों में कुल 16 वक्षार के 16 जिनाले हैं। क्यों? देखिए, 4 वक्षार ये रहे नीचे की तरफ, ब्राउन कलर से दिखाए हैं। 4 वक्षार ऊपर, 8 हो गए, 8 पश्चिम में, 16 है, तो एक एक वक्षार पर एक एक जिनालय है। ये इन्होंने दिखाया वक्षार पर्वत। ये देखो, ये भद्रशाल वन की वेदी, और ये क्या बताया था? देवारण्य वन की वेदी। वेदी माने दीवार। ठीक है। फिर उसके बाद ये वक्षार पर्वत, ये नदी, ये वक्षार पर्वत, ये नदी, ये वक्षार पर्वत, ये नदी, ये वक्षार पर्वत। तो कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक तरफ 8 हो गए, और ये हर एक में बीच में विजयार्थ पर्वत, और ये गंगा और सिंधु नदी कुंडों से निकलती है, अथवा सीता सितोदा होगी। नहीं, सीता सितोदा नहीं होगी ना, या तो गंगा सिंधु होगी या रक्ता रक्तोदा होगी। हाँ जी, 2.5 द्वीप कैसे है? देखिए, 2 द्वीप हैं और तीसरे द्वीप का आधा भाग। तो 2 द्वीप कौन कौन से? पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड, और तीसरा पुष्करवत द्वीप का आधा यानी पुष्करार्थ। ठीक है, बताया। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र 2 लाख योजन इधर, 2 लाख योजन इधर, धातकी खंड 4 लाख योजन इधर, 4 लाख योजन इधर, फिर कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन इधर, 8 लाख योजन इधर, पुष्करवर का आधा, क्योंकि पूरा पुष्करवर तो 16 हो गया, तो 16 का आधा 8 8। अगर हम इसकी सूची व्यास देखेंगे तो टोटल 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार है 2.5 द्वीप का। नदियां देखो, ये चित्र आपने देखा था, ये देखिए गोमुखाकार, जो एक एक पर्वत पे एक एक सरोवर है ना, देखिए यहाँ पर्वत है ब्राउन कलर से, इस पर ये हृदय है सरोवर, सरोवर से एक नदी निकली। ठीक है, फिर यहाँ ये गोमुख से होकर निकली, माने वो जो इसके लिए निकलने के लिए एक क्या बोलते हैं इसको, प्रणाली, ये गो के मुख के आकार की है। तो इसमें से पानी निकलता है थोड़ा सा आगे जाकर, जहाँ जिनेंद्र भगवान का बिंब है, उसकी माने उसका अभिषेक करते हुए ये कुंड में जाकर गिरता है नीचे पानी, और फिर आगे बहता है। पर्वत के सरोवरों से, तोरण द्वारों से निकलकर गोमुख से नीचे गिरती है नदी। जहां नीचे गिरती है वहां कुंड है,
कुंड के बीच में एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर देवी का महल है, महल के शिखर के ऊपर ये कमलासन सिंहासन पर भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, इस कुंड का पानी आगे जाएगा, फिर विजयार्थ पर्वत पड़ेगा, उसके नीचे की गुफा से निकलकर जो भी समुद्र होता है उस समुद्र में जाकर मिल जाता है। विशेष ये जो गंगा सिंधु की हमने 14,000 परिवार नदियां बताई थी, ठीक है, तो ये जो परिवार नदियां हैं वो मलेच्छ खंड में बहती है, इनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होता। आर्य खंड में बहने वाली नदियों की यहाँ गिनती नहीं बताई, क्योंकि यहाँ प्रलय आता है। वहां तो वैसे का वैसे ही रहेगी, मलेच्छ खंड में प्रलय नहीं आता, लेकिन अपने इधर प्रलय आता है, इसलिए यहाँ आर्य खंड में बहने वाली नदियों की गिनती नहीं बताई। इसका मतलब ये जो परिवार नदियां बताई हैं, ये मलेच्छ खंड में बहती हैं। जैसे गंगा, उसकी तो गंगा की भी 14,000 परिवार नदियां, सिंधु की भी 14,000। चलिए, भरत क्षेत्र का विस्तार। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। देखिए, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? षड्विंशति। देखिए, षड्विंशति माने क्या हो गया? षड माने 6, विंशति माने 20, यानी 26। पंच योजन शत, शत माने 100, यानी पंच योजन शत विस्तार, 500 योजन का विस्तार। और कितना? षड्विंशति यानी 26, 526 योजन का। षट 6, एकोन विंशति भागा। एकोन विंशति माने विंशति में एक ऊना, ऊन माने कम, तो विंशति में कम करोगे 19, यानी 526 सही 6/19 योजन। ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, ऐसे नहीं, ये उत्तर से दक्षिण को है। तद्विगुण द्विगुणा, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। अभी जो भरत क्षेत्र का बता दिया, अब इससे अगला जो पर्वत है उसका विस्तार इससे दुगुना होगा, उससे अगला जो क्षेत्र है उसका विस्तार पहले वाले से दुगुना होगा, ऐसे ऐसे दूना दूना है। लेकिन कहाँ तक दूना दूना है अभी आगे के सूत्र में आएगा। ये रहा विदेहांता, इसमें है ना, विदेह के अंत तक, यानी विदेह तक इनका विस्तार दुगना दुगना हो रहा है। जैसे 526 से ही 6/19 है भरत क्षेत्र का, तो पहला जो हिमवन पर्वत होगा उसका इससे दुगना हो जाएगा, यानी 1028 सही 12/19, सॉरी 1052 सही 12/19, डबल कर दिया ना। फिर 1012 सही 12/19 का डबल कर लो, 2025 सही 5/19 आएगा, क्योंकि वो जो 24 बन रहा था ना, नीचे 19 है, तो 24 को हम लिख सकते हैं 19 + 5, तो 19 से 19 कट जाएगा, 1 5/19 बच जाएगा। चलिए, तो विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना दूना है। जम्बू द्वीप में मध्य का क्षेत्र विदेह क्षेत्र कहलाता है। बीच में सुमेरु पर्वत होने से उसके 2 पार्टीशन हो गए, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। पूर्व विदेह में बहने वाली सीतोदा नदी, पश्चिम विदेह में बहने वाली है, गलत हो गया, पूर्व विदेह में बहने वाली है सीता होगी ना भैया? यस, ठीक है, सीतोदा की स्पेलिंग भी गलत है। पूर्व विदेह में बहने वाली सीता और पश्चिम विदेह में बहने वाली सीतोदा।
दोनों के फिर से दो दो उत्तर और दक्षिण दो भाग कर भैया देंगे। ये गलत है, हाँ जी, सीतोदा और सीता, हाँ जी, तो मैं भेज दूं उन्हें? हाँ जी। अध्याय में बता देना कौन सा सूत्र है। 25वां सूत्र है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए, ये जो दो नदियां हैं, पूर्व में पहले जो मैंने उनको भेजे थे, तो उन्होंने तुरंत आंसर आ गया था उनका कि मैंने ठीक कर दिया है, थैंक यू भी बोला उन्होंने। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हाँ। फर्ज है कि करेक्शन हो जाए ताकि बाकी लोग ठीक से इसको ग्रहण करें। देखिए, ये आप देख रहे हैं, जो आप इसमें अच्छे से खा रहे हैं कोई वाली है पीडीएफ में नहीं। ये देखिए, ये इस पर्वत पर से, नील पर्वत से, केसरी हृद से सीता नदी निकली। सुमेरु पर्वत से पहले कितने योजन पहले था वो अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद 500 योजन। उसके पहले ही पूर्व दिशा की ओर आधा मुड़कर फिर पूर्व दिशा की ओर ये सीता नदी चली जाती है। ऐसी पश्चिम की ये पहले वाले समुद्र से निषद पर्वत के 3 इंच तालाब से निकलकर कितना था, आधा योजन। चलो ठीक है, इस तरह ये पश्चिम में चली गई। अब इसके कारण विदय क्षेत्र के 2 पार्टीशन हो गए। ऊपर वाला कहलाएगा उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। ठीक है, और इधर देखें, अगर सुमेरु पर्वत के राइट वाला ये पूर्व विदय है और ये लेफ्ट वाला पश्चिम विदय। देखो, एक दिशा की 8 नगरियों के मध्य में कम से कम एक तीर्थंकर तो नियम से हमेशा विद्यमान रहते ही हैं। समझ में आया? देखो, 8 नगरियां कौन सी थी? ये वाली। इन 8 नगरियों में कम से कम एक, इन 8 नगरियों में कम से कम एक, इन 8 में एक, इन 8 में एक, तो एक सुमेरु संबंधी 4 हो गए। तो 5 मेरु हैं, तो 4 पंजे 20, कम से कम भी होंगे तो 20 तीर्थंकर होंगे। ऐसे 32 नगरियों में 4 तीर्थंकर हो गए कम से कम। एक मेरु संबंधी में 4 तीर्थंकर, तो 5 मेरु में 20। ठीक है, और मैक्सिमम अगर देखें तो 32 नगरियों में एक एक होंगे, 32 होंगे, और 5 मेरु संबंधी 32 पंजे 160। अब 170 तीर्थंकरों की गणना कैसे है? अभी आपने 160 पढ़ लिए विदय क्षेत्र के, मैक्सिमम अगर होंगे तो 5 भरत है, एक एक भरत में एक एक तीर्थंकर होता है एक काल में। तो 5 भरत के हो गए, 5 ऐरावत के और 160 विदय के, तो कुल 170 तीर्थंकर हो सकते हैं अधिक से अधिक एक साथ, जो कि अजितनाथ तीर्थंकर के समय में हुए थे। अभी हमने पीछे कहा था विदेह हंता, तद्विगुण द्विगुण वर्ष दर वर्षा विदेह हंता, ये तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेह हंता। तो विदेह तक दुगने दुगने हो गए। अब विदेह के बाद क्या होगा? तो सूत्र कहते हैं उत्तरा दक्षिण तुल्य, के उत्तर में भी जैसे दक्षिण में जो विस्तार था सेम उसी माप में उत्तर में भी होगा। भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शतभागः। भरत क्षेत्र का जो विष्कंभ है वो जम्बू द्वीप का 90 शतभाग, शत माने 100, 90 माने 90, 190वां भाग है। कैसे पता चलेगा हमें 190वां भाग है? आप करके देखना। भरत क्षेत्र को अगर आप 1 माने तो उससे अगले पर्वत का 2 हो गया, उससे अगले क्षेत्र का 4 हो गया, उससे अगले का 8, फिर 16, फिर 32, फिर उसके आधे आधे होने चालू हो जाएंगे। इन सब का टोटल करोगे तो 190 आएगा विस्तार अगर देखेंगे तो 190 में एक हिस्सा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 190वां भाग है किसका? जम्बू द्वीप के विस्तार का। तो जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? 1 लाख योजन की 45 लाख योजन? 1 लाख
1,00,000 योजन को किससे भाग करें कि भरत क्षेत्र का विस्तार आ जाए 190 से। 190 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? मुंह जवानी बताना है अभी। आएगा 526 सही 6/19 योजन। भरता षड्विंशति चैकोन विंशति पढ़ा था अभी, एक सूत्र पढ़ा था ना, 526 सही 6/19 उसका विस्तार है भरत क्षेत्र का। तो वो कैसे निकला? 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप का विस्तार, उसका 190वां भाग है। तो आप करके देख लेना, 190 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है? नहीं तो 526 सही 6/19 को 190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मुंह जवानी बताना है। 1,00,000 आ जाएगा भैया। 1,00,000 योजन। वेरी गुड, 1,00,000। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स का नहीं। चलिए देखिए, निकाल के भी बताया, भलाओ। 190वां भाग है ना, ये तो पहले लाइन से लिख लीजिए। भरत क्षेत्र है, फिर हिमवन है, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवन। लेकिन कहाँ तक? विदेह तक। देख रहे हैं आप, विदेह के बाद वापस आधे आधे होने चालू हो गए, ठीक है? तो इसी प्रमाण में हमने यहाँ रख लिया इकाई। अगर ये 1 है तो वो दुगना, वो चौगुना, वो 8 गुना, इनका टोटल आ गया 190। तो 190 में से सिर्फ एक ही भाग है, तो 1/190। 1,00,000 योजन का 1/190 करोगे 526 6/19 आएगा। चलिए आगे देखो, यहाँ लिखा है 64 शलाका। आपने सुना है कभी 64 शलाका? कितने शलाका होते हैं? 63 शलाका होते हैं ना। यहाँ लिखा है 64 शलाका, तो गलत लिखा है क्या? पढ़ते हैं देखो, यहाँ तो 32 शलाका भी हैं, 16 शलाका भी हैं, 8 शलाका। शलाका क्या होता है? जैसे हम x मान लेते हैं ना, सपोज, तो उसका मल्टीपल मान लिया हमने। 1 शलाका मतलब 1 बार, 2 शलाका मतलब उसका दुगना, 3 शलाका, 4 शलाका, ऐसे, ठीक है? आपको याद हो शलाका त्रय निष्ठापन सीखा था आपने? तो शलाका काउंटिंग के लिए था कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उसको शलाका। शलाका मैंने वैसे डंडी होता है। तो भैया वो 63 शलाका के पुरुष वो क्या होता है? हाँ, वो तो 63 शलाका। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ शलाका नाम क्यों रखा है, वो तो वहां तो उसका वो नाम को डिफाइन कर दिया कि 63 शलाका पुरुषों में ये 63 लोग आते हैं। लेकिन वहां शलाका की सेटिंग कैसे बैठी? शलाका माने सिलाई अथवा डंडी, उसको शलाका कहते हैं। जैसे किसी चीज को काउंट करने के लिए जो पुरानी औरतें थी वो दीवारों पर लाइन खींच के कोयले से, और बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते थे प्लस माइनस काउंट करना पेंसिल से, जैसे 8 में से 4 घटाने हैं तो 8 लाइनें। भैया वो ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि ये महापुरुषों की लाइन में 63 महापुरुषों की लाइन कह सकते हैं कि मोक्ष तो जाएंगे ही। हाँ, अब देखिए, भरते ही रावत योर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पण्यावसर्पणीभ्याम। भरत रावत में वृद्धि और ह्रास होती है, कैसा? 6 समय की, उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अपेक्षा। उत्सर्पणी के 6 समय कौन से? उत्सर्पणी के 6 समय प्रारंभ होंगे दुखमा दुखमा से। पहले कम दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा सुखमा। अवसर्पणी में उल्टा हो जाएगा। 20 कोड़ाकुड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, ठीक है? 20 कोड़ाकुड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, जिसमें 10 कोड़ाकुड़ी सागर की उत्सर्पणी और 10 कोड़ाकुड़ी सागर की अवसर्पणी। एक सागर में 10 कोड़ाकुड़ी पल्ले होते हैं, और 25 कोड़ाकुड़ी पल्ले का क्या बताया था कल? 2.5 सागर के जितने समय हैं उतने क्या हैं? द्वीप समुद्र। हाँ जी, द्वीप समुद्रों की संख्या।
इतने ही एक कमी में समय है। चलिए, अब सरपणी के 6 काल तो आपको पता ही है। भोग भूमि क्या होती है, पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? सचिन भैया पढ़िए। जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से बहुत वस्तुएं प्राप्त हों, पति पत्नी एक साथ उत्पन्न होते हैं। पति का नाम आर्य और पत्नी का नाम आर्या होता है। सभी भोगभूमि जीव मरकर नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। इनमें विकलत्रय जीव नहीं होते। इनको रोगादि निहार भी नहीं होता। जीवन के अंत में पत्नी गर्भ धारण करती है। अंत में पुरुष को छींक और स्त्री को जमाई आने पर मरण हो जाता है। ठीक है। कल्प वृक्ष देखिए, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, फास्ट कौन पढ़ेगा सबसे? मैं पढ़ूं? जो स्पीड से पढ़े वो पढ़ो फटाफट। कल्प वृक्ष। पानांग, भोग भूमियों को मधुर सुस्वादु 6 रसों से युक्त प्रशस्त अतिशील और तुष्टि एवं पुष्टि को करने वाले ऐसे 32 प्रकार के पेय द्रव्यों को दिया करते हैं। तुर्यांग, उत्तम वीणा, पटु, पटह, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, भंबा, भेरी और काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के वादित्रों को देते हैं। भूषणांग, भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष कंकण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट और मुकुट इत्यादि आभूषणों को प्रदान करते हैं। कल सुनूंगा 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के नाम सबसे। ठीक है। तुर्यांग आपको पता है ना, वाद्य यंत्र से रिलेटेड हो गया। वस्त्रांग, वस्त्रांग, नित्य चीनपट एवं उत्तम शौम आदि वस्त्र तथा अन्य मन और नयनों को आनंदित करने वाले नाना प्रकार के वस्त्र आदि देते हैं। भोजनांग, 16 प्रकार का आहार व 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, दाल आदि, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद्य पदार्थों के 363 प्रकार और 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते हैं। आलयांग, तो बना भी नहीं सकते इतना। कितने प्रकार के बताए देखो इन्होंने। 14 प्रकार के सूप, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ है, 363 प्रकार और 63 प्रकार के रसभेदों को पृथक पृथक देते हैं भोजनांग। वस्त्रांग में खास बात आई कि मन और नयनों को आनंदित करने वाले, इसको मन और नयनों को, जबकि वस्त्र कैसे शरीर को आनंदित करने वाले होने चाहिए, सॉफ्ट बढ़िया, लेकिन मन और नयनों को भी आनंदित करते हैं ऐसे वस्त्र। आलयांग, इसी का दूसरा नाम ग्रहांग भी है। इसी को ग्रहांग भी कहते हैं, घर देते हैं। ग्रहांग, हाँ। अच्छा, आलय का मतलब भी तो रहने का स्थान होता है ना। पढ़िए। स्वस्तिक और नंद्यावर्त इत्यादि जो 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन होते हैं, उनको दिया करते हैं। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी के जो महल था उसका नाम क्या था? पता नहीं, पढ़ा तो था नंदावर्त था भैया, नंदावर्त। राइट। उसमें तो पता वो मित्र पूछने आया था। हाँ, फ्लोर पे ऊपर बैठा हुआ था ना। हाँ, पापा अलग थे, मम्मी अलग बैठी। पढ़िए। दीपांग, दीपांग, प्रासादों में शाखा, प्रवाल, नवजात पत्र, फल, फूल और अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। भाजनांग, भाजनांग जाति के कल्पवृक्ष सुवर्ण एवं बहुत से रत्नों से निर्मित धवल, झारी, कलश, गागर, चामर और आसन आदि प्रदान करते हैं। मालांग, वल्ली, तरु, गुच्छ और लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेदरूप पुष्पों की विविध मालाओं को देते हैं। तेजांग, तेजांग जाति के कल्पवृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, चंद्र, सूर्य आदि की कांति का संहरण करते हैं। हाँ जी। एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व और 84 लाख। देखिए, एक पूर्वांग में होते हैं 84 लाख वर्ष और एक पूर्व में होते हैं 84 लाख पूर्वांग। तो अगर हम पूछे कि एक पूर्व में कितने वर्ष होंगे
तो 84 लाख इंटू 84 लाख 70,56,000 करोड़ वर्ष। अभ्याम भूमियोवस्थिता। अब देखो हमने भरत और अरावत क्षेत्र के देखा ना, यहाँ पे उत्सर्पणी अवसर्पणी का, इसमें हमने पढ़ा था उत्सर्पणी। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही सिर्फ काल का परावर्तन होता है, उसके अलावा यह था ना भरत ऐरावत योग, भरत और ऐरावत में अवसर्पणी उत्सर्पणी जैसा काल का परिवर्तन होता है, बाकियों में नहीं होता। तो बाकियों के लिए कहते हैं ताभ्याम अपरा भूमियोवस्थिता। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा बाकी की भूमियां अवस्थित हैं। अच्छा, ये तो आप जानते ही कहाँ कहाँ कौन कौन सा काल वर्तता है। चलो ये तो कल ही होगा पूरा, कल पढ़ेंगे दोबारा फिर आगे से। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।